नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान में जो शैक्षिक नवाचार का टॉपिक है, एनईपी 2020 का टॉपिक है और आईसीटी का और साथ में आरटी 2009 और 2011 का जो टॉपिक है, इससे टेस्ट नंबर 8 आज आपके लिए लेकर आया हूं। ये जो टेस्ट है रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 प्लस लेवल 2 दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी है। बहुत ही शानदार क्वालिटी वाले प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पूरे 20 प्रश्नों की ये सीरीज है साथियों, ठीक है। इसके पहले जो 60 टेस्ट हुए हैं, प्रत्येक टेस्ट में 20 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। तो देखिए, आज टोटल जो इन टॉपिक्स से प्रश्नों की संख्या हो चुकी है 160। आज आप 20 प्रश्न ही हल कर लोगे, टोटल 160 प्रश्न आपके हो जाएंगे। और मैंने आपको बोल रखा है कि इन सभी टॉपिक से, जैसे शैक्षिक नवाचार है, शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत एनईपी 2020 है, आईसीटी है, आरटी 2009 है, आरटी 2011 है। तो इनसे साथियों 30 टेस्ट आपके टोटल लिए जाएंगे, जिसमें आज आपका ये 8वां टेस्ट है। इस प्रकार 30 टेस्टों में आपके टोटल 600 प्रश्नों को हल करवाया जाएगा, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यूँ मान के चलिए, इन टॉपिक्स में से अगर आप ये 30 टेस्ट हल करते हो तो निश्चित रूप से आपका स्कोर बहुत ही लाजवाब रहने वाला है। शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछ रहा है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, का प्रारंभ हुआ 2012-13 में, 2013-14 में, 2015-16 में या 2017-18 में। देखो, सीधी सी बात की जा रही है SIQE की कि भाई ये आरंभ कब हुआ था। SIQE का पूरा नाम क्या है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। और साथियों, इसको शॉर्ट में हम SIQ के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? सन 2015-16 में। कब हुई थी? सन 2015-16 में। थर्ड विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि भाई आपके सुबह ही राजस्थान का एकीकरण पार्ट 2 है, वो जो आपके एप्लीकेशन है साथियों, उस पर टेस्ट डाल दिया गया है। कल राजस्थान के एकीकरण का पार्ट 1 डाला था। राजस्थान के इतिहास के लगभग आप यूँ मानिए 4 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सभ्यता वाले 2 टेस्ट थे और राजस्थान का एकीकरण पार्ट 1 और एकीकरण पार्ट 2, ये आपके टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपको सारे टेस्ट स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है, वहाँ पर 149 रुपये वाला जो कोर्स है, जो टेस्ट सीरीज का लेवल 1 प्लस लेवल 2 के लिए, इनके लिए ये कोर्स जो है साथियों, इसमें ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। तो अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप को डाउनलोड करके 149 रुपये वाली टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है और साथ ही आप प्ले स्टोर से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। प्रश्न 2 है, रैम का पूरा नाम क्या है? रीड अल्टर मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो देखो, रैम रोम का नाम आपने जरूर सुन रखा होगा। अगर रैम रोम की बात करें तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक और शब्द होता है रोम, ठीक है ना। रैम का तो क्या हुआ? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो रैम का पूछा है, तो फिर हम कौन से विकल्प पे जाएंगे? विकल्प नंबर 3 पे जाएंगे, क्योंकि यही आपका सही आंसर है। अगर रोम का पूरा नाम पूछता तो फिर आप किस पे जाते? रीड ओनली मेमोरी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है ना, याद रखना है दोनों को। थर्ड विकल्प सेकंड प्रश्न में सही है। प्रश्न 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न है, सुमेलित है, सुमेलित मतलब सही, सत्य कथन जो है उसका चयन आपको प्रश्न 3 में करना है। विकल्प 1 है, दीक्षा का आरंभ 5 सितंबर 2017 को हुआ। दूसरा है, दीक्षा का आदर्श वाक्य हमारे शिक्षक हमारे नायक। तीसरा विकल्प है, दीक्षा राइस का आरंभ राज्य सरकार द्वारा 2018-19 में किया गया। और चौथा विकल्प है, इनमें से सभी। तो बताओ आपको कौन सा विकल्प आपका सही आंसर लग रहा है? जो आपको सुमेलित लगे उसका चयन आपको प्रश्न 3 में करना है। तो अगर हम बात करें दीक्षा की, साथियों दीक्षा का आरंभ तो हुआ था 5 सितंबर 2017 को, और दीक्षा राइस का आरंभ हुआ था 2018-19 सत्र में। किसने किया आरंभ किया था? राजस्थान सरकार ने। जबकि दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक। तो इनमें से सभी वाला जो फोर्थ विकल्प है, यह आपका सही आंसर है, क्योंकि ये सारे ही सुमेलित है। देखो, शैक्षिक नवाचार में ये चीज आपसे पूछी ही जाएगी। फर्स्ट ग्रेड का पेपर अभी हुआ, आप देख सकते हो इन चीजों में से प्रश्न बनाए गए थे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, इन चीजों के लिए आप पूरा इन चीजों को सही तरीके से पढ़ रहे हो। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तीसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है?
फोर्थ विकल्प आपका सही है। प्रश्न 4 को देखेंगे साथियों। चौथा प्रश्न है, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1000 बाइट होते हैं, 500 बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं या 816 बाइट होते हैं? तो देखो, ये चीज़ आपको पता है, लेकिन वही है कि अगर आपने इनको सही तरीके से नहीं पढ़ रखा है तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। अगर हम बात करें 1 किलो बाइट की, तो 1 किलो बाइट में साथियों 1024 बाइट होते हैं। कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। थर्ड विकल्प फोर्थ प्रश्न में सही है। ये जो टेस्ट है 1/3 माइनस मार्किंग आपके रहेगी इस टेस्ट में। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए कि भाई 20 में से कितने प्रश्न सही किए हैं आपने माइनस मार्किंग करने के बाद में। देखो, अगर हम बात करें तो 1 किलो बाइट को शॉर्ट में कहा जाता है 1 KB। क्या कहा जाता है? 1 KB। तो आप जो फ़ोन में फ़ोटो खींचते हो, तो अब तो वर्तमान में तो MB में खिंचाता है। पहले जो छोटे छोटे मोबाइल में आता था उसमें KB में फ़ोटो आता था साथियों। 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। और देखिएगा, अगर हम बात करें 1024 KB की, 1024 KB से मिलकर के 1 MB बनती है, 1 मेगाबाइट बनता है। और 1024 MB से मिलकर के 1 GB बनती है। 1024 मेगाबाइट से 1 GB मतलब गीगाबाइट बनता है। और 1024 GB से साथियों 1 गीगाबाइट, इसका थोड़ा ध्यान में से उतर गया मेरा कि BT बनती है, शायद BT या ऐसा ही कुछ होता है 1024 GB से। थोड़ा सा ध्यान में उतर गया मेरे। यहाँ विकल्प आपका 3 सही है फोर्थ प्रश्न में। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? किस कार्यक्रम के तहत लॉकडाउन में घर बैठे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? दीक्षा कार्यक्रम, दीक्षा राइस कार्यक्रम, स्माइल कार्यक्रम और SIQE कार्यक्रम। तो अगर थोड़ा कॉमन सेंस आप इस प्रश्न में लगाओगे तो इस प्रश्न का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हो। कैसे? क्योंकि अगर हम बात करें साथियों दीक्षा और दीक्षा राइस की, इनकी शुरुआत तो भाई साहब लॉकडाउन के बाद में हुई, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। SIQ की शुरुआत लॉकडाउन से पहले हो चुकी है। तो फिर एक कौन सा कार्यक्रम बचा? स्माइल कार्यक्रम। स्माइल कार्यक्रम के तहत ही लॉकडाउन में घर बैठे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत? स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत। पांचवें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है। अगर हम बात करें स्माइल कार्यक्रम की, तो ये भी 3 चरणों में चला था। कितने चरणों में? 3 चरणों में। देखो, स्माइल 2.0 और स्माइल 3.0, ये 3 चरण इसके थे। स्माइल की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को हुई। स्माइल 2.0 की शुरुआत 2 नवंबर 2020 को हुई। और स्माइल 3.0 की शुरुआत 21 जून 2021 को हुई। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। छठा प्रश्न है, आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा वाणी की शुरुआत कब की गई? 11 मई 2018, 11 मई 2019, 11 मई 2020 और 11 मई 2021। देखो, आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा वाणी की शुरुआत, मतलब सीधी सी बात है, ये जो शिक्षा वाणी है साथियों, ये एक रेडियो प्रोग्राम है। क्योंकि आकाशवाणी किस में आता है? रेडियो प्रोग्राम के अंतर्गत है ये चीज़ें। तो ये जो एक रेडियो प्रोग्राम है शिक्षावाणी, इसकी शुरुआत की गई थी 11 मई 2020 को। कब की गई थी? 11 मई 2020 को। थर्ड विकल्प आपके सही है। प्रश्न 6 में याद रखना है, शिक्षावाणी की शुरुआत 11 मई 2020 को की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले शिक्षावाणी का जो कार्यक्रम है इसका आदर्श वाक्य भी हम देख लेते हैं। शिक्षावाणी कार्यक्रम का आदर्श वाक्य भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आदर्श वाक्य है, प्यारे बच्चों कान लगाओ, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये किसका आदर्श वाक्य है? शिक्षावाणी का। एक बार वापस देखना, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये एक आदर्श वाक्य है शिक्षावाणी कार्यक्रम का, जिसकी शुरुआत 11 मई 2020 को की गई थी। चलिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 7 है, सूचना व संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है? ई विषय वस्तु का उत्पादन, जैविक उपस्थिति प्रमाण, विद्यालयों को तकनीकी के क्षेत्र से बाहर रखना और किताबी ज्ञान को समाप्त करना। तो 7वें प्रश्न में प्रश्न को थोड़ा समझने की कोशिश करना। प्रश्न क्या पूछ रहा है, ऑप्शन किस प्रकार से है, फिर उत्तर देना भाई। तो सही आंसर देख लेते हैं। देखो, इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 1। कैसे है? ICT या सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है? मतलब जो कथन आपको सत्य लगता है वो इसमें देखना था।
क्योंकि असत्य नहीं है साथियों, ई विषय वस्तु का उत्पादन असत्य नहीं है। बाकी ये तीनों ही चीजें क्या है, असत्य है। इसी वजह से विकल्प 1 आपके 7वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, शिक्षा वाणी हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया? एनसीईआरटी के नेतृत्व में, आरबीएससी के नेतृत्व में, एनसीटीई के नेतृत्व में और आरएससीईआरटी के नेतृत्व में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, देखिएगा एक बार आप आंसर सोच लीजिए कि भाई इसका ये आंसर रहेगा, उसके बाद हम इसके सही आंसर के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो 8वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, आरएससीईआरटी जो उदयपुर में स्थित है, इसने ही शिक्षा वाणी हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण इसी के नेतृत्व में किया गया था साथियों। शिक्षा वाणी वही आपके रेडियो प्रोग्राम है जो। विकल्प आपके 4 सही है प्रश्न 8 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। प्रश्न है, इनमें से सुमेलित है, सुमेलित का चयन आपको प्रश्न 9 में करना है। देखो आरकेएसएमबी के 11 जुलाई 2022 से ही आरंभ हुआ। बेसलाइन आकलन 5 अगस्त 2022 से ही आरंभ हुआ। स्टार बैक टू स्कूल जो उपचारात्मक कार्यक्रम है कक्षा 3 से 8 के लिए है। और इनमें से सभी, ये 4 विकल्प है भाई आपके सामने। आपको जो लगता है कि यार इसमें ये सुमेलित है तो उसका चयन आपको प्रश्नों में करना है। देखो अगर हम बात करें आरकेएसएमबीके की, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम इसका पूरा नाम है, जिसकी शुरुआत 11 जुलाई 2022 से हुई, बिल्कुल सही है। बेसलाइन आकलन का कार्य साथियों 5 अगस्त 2022 से आरंभ हुआ। स्टार बैक टू स्कूल एक उपचारात्मक कार्यक्रम का नाम है जो कि कक्षा 3 से 8 के बच्चों के लिए लागू किया गया है। तीनों ही कथन सत्य है, अतः इनमें से सभी सुमेलित है। तो विकल्प आपका कौन सा सही रहेगा? 4th विकल्प प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछा जा रहा है? तो प्रश्न नंबर 10 है, शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक हैं लुम्सडेन हैं, स्किनर हैं, एच.सी. मॉरिसन हैं या बी.एस. ब्लूम हैं। इनमें से कौन शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक है? प्रश्न संख्या 10 में बताओ कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। तो देखिएगा जो शैक्षिक तकनीकी का मृदुल उपागम है साथियों, इस उपागम के जनक किसको माना जाता है? ब्रूसस फ्रेडरिक स्किनर को ही शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम का जनक कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न 10 में। आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो 11वां प्रश्न देखेंगे। देखो प्रश्न नंबर 11 को आपसे 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, बेसलाइन आकलन के तहत उपचारात्मक शिक्षण की जो व्यवस्था की गई है कक्षा 9 से 12 के लिए, इस उपचारात्मक शिक्षण में कौन कौन से विषय संचालित किए जा रहे हैं? विकल्प 1 है हिंदी, अंग्रेजी और गणित। दूसरा है अंग्रेजी, विज्ञान और गणित। तीसरा है विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी। और चौथा है सामाजिक हिंदी और अंग्रेजी। तो देखो जो बेसलाइन आकलन किया जा रहा है इसके तहत साथियों स्टार बैक टू स्कूल तो कक्षा 3 से 8 के बालकों के लिए है, और जो उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कक्षा 9 से 12 के लिए की जा रही है, इसके अंतर्गत 3 विषयों को सम्मिलित किया गया है। कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? 3 विषयों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब उन 3 विषयों के नाम आपको याद रखने हैं। तो भाई 3 विषय अपन नॉर्मली किसको कठिन मानते हैं? अंग्रेजी को कठिन मानते हैं, विज्ञान को कठिन मानते हैं और गणित को कठिन मानते हैं। नॉर्मली बात कर रहा हूं मैं। तो इन तीनों विषयों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की गई है कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए। कौन से आकलन के तहत? बेसलाइन आकलन के तहत। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न 11 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वां प्रश्न देखेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 12। अच्छा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाया करो यार, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगर कभी कभी किसी प्रश्न में कोई त्रुटि हो जाती है तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका सुधार भी करता हूं, इसलिए कमेंट करो या मत करो लेकिन कमेंट बॉक्स देखने जाया करो, ऊपर ऊपर सुधार करके मैं उसको पिन कर देता हूं। हालांकि होती नहीं है लेकिन बाई चांस कभी हो जाए तो, ठीक है ना, इसलिए कमेंट बॉक्स जरूर देखा करो एक बार। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसर, एंटीवायरस प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम और रेल रिजर्वेशन सिस्टम। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सम्मिलित नहीं है इनमें से, उसका आपको चयन करना है प्रश्न संख्या 12 में। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? दिए गए 4 विकल्पों में से 3 तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एक ऐसा विकल्प है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। तो आंसर चेक करें इसका कि भाई कौन सा आंसर सही रहेगा।
तो साथियों वर्ड प्रोसेसर, एंटीवायरस प्रोग्राम और रेल रिजर्वेशन सिस्टम, ये तीनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। इसी वजह से आपके 12वें प्रश्न में थर्ड विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, देखो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विभाजित है, 5 भाग और 28 अध्याय में विभाजित है, 7 भाग और 29 अध्याय में विभाजित है, 6 भाग और 37 अध्याय में विभाजित है और 4 भाग और 27 अध्याय में विभाजित है। तो एनईपी 2020 की बात की जा रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाली है साथियों, इसमें भागों की संख्या कितनी है और अध्यायों की संख्या कितनी है, आपको 13वें प्रश्न में यही देखना है। तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। देखो, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें भागों की संख्या तो कितनी है, 4 है, 4 भागों में डिवाइड है। और जबकि अध्यायों की संख्या की अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, तो साथियों इसके अध्यायों की संख्या है 27, 4 भाग और 27 अध्याय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विभाजित है। याद रखिएगा इस फैक्ट को भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। विकल्प नंबर 4 आपके 13वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न 14 की तरफ। 14वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 के मॉडल स्थान पर किस प्रणाली को लागू किया गया? 5+4+3+4, 5+3+3+4, 4+3+3+5 और 4+5+3+3। तो बताओ प्रश्न संख्या 14 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? साथियों अगर हम बात करें तो देखो एनईपी 2020 मैंने आपको बता रखी है, जो 10+2 की अवधारणा है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाली की देन थी। अब इसको बदल करके जो शैक्षिक स्वरूप है, जो प्रणाली है, वो किस प्रणाली को लागू किया गया है? तो 5+3+3+4 को। प्रथम 5 साल में बालक कक्षा 3 तक आएगा, फिर अगले 3 साल में बालक कक्षा 5वीं पास कर लेगा, ठीक है ना, फिर अगले 3 साल में बालक कक्षा 8वीं पास कर लेगा और फिर अगले 3 साल में बालक कक्षा 12वीं पास कर लेगा। यहाँ तो कक्षा 2 पास की, यहाँ कक्षा 5 पास की, यहाँ कक्षा 8 पास की और यहाँ कक्षा 12 पास की। 5 साल का पहला सेशन, दूसरा 3 साल का, तीसरा 3 साल का और चौथा 4 साल का। तो ये शैक्षिक स्वरूप लागू किया गया है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है साथियों, प्रश्न संख्या 14 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 15 में क्या है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और टचपैड। तो जो सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है साथियों। देखो कंप्यूटर में बेसिकली आपको चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है। कंप्यूटर के 3-4 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी वजह से मैंने कंप्यूटर के प्रश्नों को सम्मिलित कर रहा हूँ। मुझे पता है कि भाई अधिकतर जो हमारे जो स्टूडेंट है, हमारे क्या जो रीट मेंस की तैयारी करने वाले जो अधिकतर स्टूडेंट है, कंप्यूटर के बारे में बहुत कम नॉलेज रखते हैं। अधिकतर लगभग आप 95% मान के चलिए। इसी वजह से कंप्यूटर के बेसिक जो चीज़ें होती है कंप्यूटर की, उसका नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो एक तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब जो कंप्यूटर के मशीनों से संबंधित चीज़ें हैं वो हार्डवेयर में रहती है, और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो एप्लीकेशन वगैरह होती है उनको रखा जाता है साथियों। तो MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल ये सॉफ्टवेयर है। लेकिन टच पैड जैसे माउस वगैरह होता है ना, तो ये टच पैड के अंतर्गत ये चीज़ें आ जाती है। तो ये टच पैड किसके अंतर्गत आएगा? फिर हार्डवेयर के अंतर्गत आएगा। तो ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है भाई। आपके 4th विकल्प प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न 16 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 16, स्वतंत्र भारत की शैक्षिक नीति के तहत सुमेलित है। स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968 में आई, स्वतंत्र भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई और स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति 2020 में आई। और चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो जो आपको यहाँ पर जो स्वतंत्र भारत की शैक्षिक नीतियाँ आई हैं, शिक्षा नीतियाँ आई हैं, उसके तहत आपको सुमेलित करना है, मतलब सही आंसर देखना है। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 4, इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में, और सबसे जो नवीन है 34 सालों बाद जो आई है वो है 2020 वाली। तो ये सारी सही है, इसी वजह से 4th विकल्प आपके प्रश्न 16 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर।
तो देखो 17वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 17। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एक फैक्ट पे और कि जो स्वतंत्र भारत की तीसरी और सबसे नवीन जो शिक्षा नीति 2020 में आई है, NEP 2020, इसका मसौदा साथियों इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इनकी अध्यक्षता में तैयार किया गया है। ये भी आपसे कल मैंने प्रश्न पूछा था कल वाले टेस्ट में, फिर वापस हमने इसको रिपीट कर लिया, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछ रहा है, नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कथन देखना है नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में। तो पहला कथन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर इसमें शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बिल्कुल सत्य कथन है साथियों ये, क्योंकि पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था और वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय। दूसरा कह रहा है, शिक्षा पर केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से निवेश किया जाएगा GDP का 6%। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। तीसरा है, नई शिक्षा नीति में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहन दिया गया है। ये तीनों ही सत्य कथन है। अतः विकल्प नंबर जो 4 है इनमें से सभी सत्य कथन है, ये आपका सही आंसर है, क्योंकि ये जो तीनों ही कथन है ये नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में सही है। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 17 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछ रहा है, RT 2009 में वर्तमान में अध्याय व धाराएं हैं। 7 अध्याय व 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय व 39 धाराएं हैं, 5 अध्याय व 38 धाराएं हैं और 5 अध्याय व 39 धाराएं हैं। तो बताओ प्रश्न संख्या 18 में वर्तमान की बात की जा रही है साथियों, वर्तमान मतलब आज तक की। देखो RT 2009 की अगर हम बात करें तो साथियों इसमें पहले 7 अध्याय और 38 धाराएं थी, लेकिन बाद में 38 धाराओं की जगह कितनी धाराएं हो गई थी, 39 धाराएं हो गई थी। तो वर्तमान में RT 2009 में 7 तो अध्याय है भाई, और धाराओं की संख्या कितनी है, 39 है। NEP 2020 में कितने भाग है, 4 तो भाग है और 27 क्या है, अध्याय है। याद रखना है, किसी भी चीज को भूलना नहीं है अपने को। 7 अध्याय और 39 धाराएं हैं RT 2009 में वर्तमान में। विकल्प नंबर 2 आपके 18वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आज के सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो बिल्कुल आप शेयर मत करिए और डिसलाइक करके जाओ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगे तो, ठीक है ना। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया, 2 अक्टूबर 2015 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2013 को और 2 अक्टूबर 2012 को। 19वें प्रश्न का सही आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 19 में सही रहेगा। तो देखो बात करें अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की, साथियों इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। ये प्रश्न पिछली रीट जो हुई थी आपके उसमें भी पूछा गया था साथियों, कब हुई थी स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत, 2 अक्टूबर 2014 को ही स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। विकल्प नंबर आपका 2014 वाला मतलब सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 19 का सही उत्तर है। अब अंतिम और 20वां प्रश्न देखेंगे साथियों। देखिएगा प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछ रहा है, RT 2009 के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 के लिए एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम कार्य दिवस होंगे, 800 होंगे, 1000 होंगे, 200 होंगे और 220 होंगे। तो देखो प्रश्न संख्या 20 में कौन सा विकल्प का चुनाव करोगे आप। ऐप डाउनलोड जरूर करिएगा साथियों, ऐप सिर्फ आपकी सुविधाओं के लिए बनाया गया है। जो चीज़ यहाँ आपको 25 मिनट में मिलती है वहाँ आप 3 मिनट 4 मिनट में इन पूरे टेस्ट को अटेंड कर सकते हो। तो ऐप को डाउनलोड करके 149 रुपये वाली टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा। देखिए अगर हम बात करें 20वें प्रश्न के सही उत्तर की, तो इसका सही आंसर है तीसरा विकल्प। आप अगर पहले विकल्प पे चल गए तो ये तो भाई शैक्षणिक घंटे हैं, 800 तो घंटे और 200 कार्य दिवस, जबकि कक्षा 6 से 8 के लिए 1000 तो घंटे और 220 कार्य दिवस। ये आपको याद होना चाहिए, जरूरी है ये। और एक सप्ताह में कितने न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कार्य करना होगा, 45 घंटे। ये भी आपको याद होना चाहिए। यह विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 20 का सही उत्तर है। तो एक कंप्लीट होता है आपके पेपर नंबर 8। मिलते हैं साथियों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए बहुत ही धन्यवाद आप सभी का।